नमस्कार प्रिय दोस्तों। आपने हमारी एप्लीकेशन पर जो 2 से 4 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लगाई है, उन सभी क्वेश्चंस का, टेस्ट सीरीज में आए सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पर सॉल्यूशन वीडियो देखने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज में हैं वहाँ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने जा रही है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है और वो पहले वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के बाद टेस्ट सीरीज आप लगाएं। हमारे एप्लीकेशंस पर जो हमारा कॉम्पिटिटिव जोन है, उसमें आप अक्टूबर वाले सेक्शन में जाकर क्रमशः डेली टेस्ट को वीडियो के बाद भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का प्रावधान करता है? तो ये हमारा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन था। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 93। समाधान है इसका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 ये प्रावधान करता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। जो भारत में हमारे भारतीय लोकसभा है, उसमें जो 543 सदस्य होते हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बतौर चुन लिया जाएगा और एक को उपाध्यक्ष बतौर चुन लिया जाएगा। ये बात भारतीय संविधान में बताई गई है और संविधान में सब कुछ बता दिया गया है। और जो कि आधुनिक ज़रूरतें हैं, परिवर्तन हैं, उसके लिए यहाँ पर स्कोप छोड़ दिया गया है कि संविधान में संशोधन करके ऐसा लागू किया जाएगा। तो संविधान ने एक फ्रेम दिया है। फ्रेम के एक अनुच्छेद 93 में एक प्रावधान है कि भाई लोकसभा के जो सदस्य होंगे उसमें से एक व्यक्ति को एज ए उपाध्यक्ष के तौर पे चुन लिया जाएगा। प्रश्न नंबर 2 हमारी 2 अक्टूबर की टेस्ट सीरीज में रहा है। पंडित छुन्नूलाल मिश्र बनारस घराने के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक हैं और वे किन अर्ध शास्त्रीय शैलियों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? दरअसल अभी जो पंडित छन्नूलाल मिश्र हैं, इनका देहावसान हो गया है और ये करंट में क्वेश्चन बना है। तो इनकी जो अर्ध शास्त्रीय शैली है, इनका किससे संबंध रहा है? तो वो हैं ठुमरी व दादरा। समाधान के तौर पर देखेंगे, पंडित छन्नूलाल मिश्र ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती और होरी जैसी अर्ध शास्त्रीय शैलियों के लिए भी विशेष रूप से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत में विपक्ष के नेता के पद को वैधानिक मान्यता किस अधिनियम के माध्यम से मिली? तो इसका समाधान है, विपक्ष के नेता के पद को 1977 के विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम, विपक्ष के नेता के वेतन भत्ते अधिनियम के माध्यम से वैधानिक मान्यता मिली, जिसने नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधा प्रदान की। 1977 में हमारे यहाँ पर एक प्रावधान, एक अधिनियम लाया गया कि जो विपक्ष के नेता का वेतन होगा, ठीक है, तो और जो भत्ता होगा, वो एक अधिनियम लाया गया कि विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते अधिनियम 1977, उसके माध्यम से विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सुविधा भी दी गई। कैबिनेट मंत्री का मतलब है कि जो दल एक सरकार बनाता है उसमें से 1/10 व्यक्ति अनिवार्य रूप से कम उसमें मंत्री बनते हैं। तो उन मंत्रियों की इतनी पावर होती है कि वो गवर्नमेंट व्यक्ति होते हैं और वो गवर्नमेंट व्यक्तियों का दर्जा एक प्राइवेट व्यक्ति से अधिक होता है। तो विपक्ष का नेता हालांकि हारा हुआ है, लेकिन विपक्ष का जो नेता है वो एज ए मंत्री बतौर उसको इतना दर्जा और सुविधा मिली हुई है। ये हमारे भारतीय संविधान की खूबसूरती है कि देखो इसमें बैलेंसिंग का कितना पॉइंट है कि विपक्ष को भी इतना महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 4, लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कौन सा नारा दिया? तो इसका उत्तर है जय जवान जय किसान। समाधान है, लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत के पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसका उद्देश्य देश के सैनिकों और किसानों को सम्मान देना और उनका मनोबल बढ़ाना था। दरअसल 1965 का वह समय था जब पाकिस्तान ने
हमारे साथ युद्ध किया और उससे ठीक 3 साल पहले 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण किया। अक्साई चीन को आक्रमण के माध्यम से उसने अपने अधीन कर लिया और ये बड़ी दिक्कतों का समय था। इस समय अमेरिका से हमारे लिए PL-400 से गेहूँ आया करता था, तो बड़ी अमानवीय शर्तों के साथ भारत को वो खाद्य पूर्ति हुआ करती थी। तो इससे हमारे भारतीय किसानों का बड़ा मनोबल टूटता था। हमारे पास इतने उत्पादन नहीं, इतनी उपज नहीं, तो भारतीय किसानों के और भारतीय सेना के जवानों के सम्मान को ऊंचा करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है? ये बहुत जटिल और हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन टेस्ट में रहा है। इसका सही उत्तर हमारे टेस्ट में था आयुर्वेद की शैक्षणिक और नैदानिक वैज्ञानिक प्रगति। आयुर्वेद को शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में लाना, नैदानिक और वैज्ञानिक प्रगति। आयुर्वेद की कितनी वैज्ञानिक प्रगति हुई है और कितनी वैज्ञानिक प्रगति के मानक हमने अभी तक बनाए हैं और हमें जो मानक बनाए हैं उन पर हम कितने उतरे हैं। इस क्षेत्र में योगदान जो व्यक्ति देता है आयुर्वेद के क्षेत्र में, उसको राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया जाता है। जो धन्वंतरी हैं ये हमारे एक बहुत प्राचीन वेद रहे हैं, तो इनके नाम पे ये पुरस्कार है। समाधान है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार आयुर्वेद की शिक्षा, नैदानिक अभ्यास और वैज्ञानिक अनुसंधान में उनकी प्रगति के लिए दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक बनने सप्ताह समारोह के अंतर्गत नमो भूमि की आधारशिला कहाँ रखी है? तो कौन सा ये हमारा अभियान है? ये हमारा नमो वन जो अभियान है, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हरियाणा के मानसेर में रखी गई है। समाधान है नमो वन की आधारशिला हरियाणा के मानसेर में रखी गई है। प्रश्न नंबर 7, एक पेड़ मां के नाम अभियान किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये इसका समाधान है एक पेड़ मां के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो अभियान चलाया गया है इसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। 21वीं सदी में जो औद्योगिक प्रगतियां हो रही हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इतनी गतिविधियां दूर संचार हो रहा है, तो इससे हमारा पर्यावरण के सभी आयाम, चाहे वो स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो और हमारा सबसे प्रिय जैव मंडल हो, वो बहुत ही दूषित होता जा रहा है और वो रहने योग्य नहीं रह रहा। तो सरकार समय समय पर अलग अलग मुहिम के माध्यम से, चाहे वो वृक्षारोपण हो, चाहे वो गंगा शुद्धिकरण का कोई अभियान हो, ऐसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हैं। तो एक और अभियान इस श्रृंखला में एक पेड़ मां के नाम अभियान, तो ये पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। 3 अक्टूबर के प्रश्न पर हम आगे हैं। प्रश्न नंबर है 1, शिवराज सिंह चौहान को किस मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है? तो शिवराज सिंह चौहान हमारे कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय के ये इनको कार्यभार सौंपा गया है। समाधान, शिवराज सिंह चौहान को कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। पूरे देश की कृषि और पूरे देश का ग्रामीण विकास का जो कार्यभार है वो शिवराज सिंह चौहान को सौंपा गया है। प्रश्न 2, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ये किस सिद्धांत पर आधारित
था। तो दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। और ये किस सिद्धांत पर आधारित था? ये अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। तो दांडी मार्च का नेतृत्व गांधी जी ने किया और ये ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित था। ब्रिटिश सरकार ने हम पर जो साधारण से साधारण सस्ती से सस्ती चीज होती है नमक, उस पर भी हमारे लिए टैक्स लगाया गया था, उस पर भी उसका एक अधिकार था। तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर इस सिद्धांत जो ब्रिटिश कानून था उसका खंडन किया। इस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3, विशेष अभियान 5.0 का मुख्य ध्यान क्या है? तो इसका उत्तर है कार्यालयों में लंबित मामलों का निपटान और स्वच्छता सुनिश्चित करना। कार्यालयों में जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें जो मामले लंबित हैं, जो कोर्ट कचहरियों में मामले लंबित हैं, उनका तेजी से निपटान और कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना, दो इसके उद्देश्य हैं विशेष अभियान 5.0 के। समाधान, विशेष अभियान 5.0 का मुख्य ध्यान सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने तथा कार्यस्थलों पर स्वच्छ बनाए रखने पर है। प्रश्न 4, ICAR का अभियान किससे संबंधित है? तो जो अभियान 5.0 है ये ICAR का कैंपेन है, अभियान है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये कृषि अनुसंधान और विस्तार से संबंधित है। कृषि का अनुसंधान करना तथा विस्तार से संबंधित करना ये मुख्य अभियान है। और हमारे ऊपर वाले प्रश्न में कार्यालयों में लंबित मामलों का निपटान इस और सुरक्षा सुनिश्चित करना, इसकी एक शाखा है। इसके अंतर्गत एक चलाएगा छोटा अभियान है। इसके अंतर्गत जो मुख्य अभियान है इसका जो उद्देश्य है, इसका जो संबंध है वो कृषि अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। इसको एक बार सरल शब्दों में समझेंगे। ICAR का एक अभियान है 5.0, इसका संबंध है कृषि अनुसंधान एवं विस्तार से। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक छोटा अभियान है और भी अभियान अलग अलग मंत्रालयों ने चलाए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए, इससे प्रेरणा लेते हुए, तो इसके अंतर्गत कार्यालयों में लंबित मामलों का निपटान और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इसका ही एक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय दलहन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। हमारे यहाँ पर जो दालों का उत्पादन होता है वो उतना नहीं होता जितनी कि हमारी खाद्य आपूर्ति हो, जिससे हम दूसरे देशों पर हमें आश्रित रहना होता है। तो राष्ट्रीय दलहन मिशन का जो उद्देश्य है वो अपने यहाँ पर दालों का उतना उत्पादन करना जितनी हमें ज़रूरत है। राष्ट्रीय दलहन मिशन का उद्देश्य देश में दलहन के उत्पादन को बढ़ाकर आयात निर्भरता कम करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करना। जो कृषि के उत्पादक हैं, मतलब जो किसान हैं, उनको सुरक्षा, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना कि भाई आप कितना ही गेहूं या चावल उत्पादित कर लीजिए, आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से खरीदा जाएगा। ऐसे नहीं कि मार्केट के नियम वहाँ पर देखे जाएंगे कि भाई देखो ज़्यादा चीज़ का उत्पादन हो गया तो उसका प्राइस कम कर दिया जाए। सरकार का दावा है कि अगर उसने 2500 रुपये का वादा किया है कि वो 1 कुंटल गेहूँ 2500 में खरीदेगी, एक किसान का कितना भी गेहूँ हो जाए, मार्केट में कितना भी गेहूँ आ जाए, वो 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से देगी ही देगी। इसलिए इसको न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात न्यूनतम राशि 2500 ही रहेगी, आप कितना ही उत्पादन कर लें। ठीक है, तो ये कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये FIR की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई? तो ये गुजरात के गांधीनगर में ये FIR की शुरुआत सबसे पहले हुई। समाधान, FIR की शुरुआत सबसे पहले गांधीनगर गुजरात से की गई थी, जिससे नागरिकों को ऑनलाइन FIR दर्ज करने की सुविधा मिल सके।
इससे व्यक्ति घर से ही ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं और इसकी शुरुआत गांधीनगर से होती है। प्रश्न नंबर 8, स्वच्छता ही सेवाएं अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? स्वच्छता ही सेवा अभियान 2017 में शुरुआत इसकी होती है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2017 महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया गया। जागरूकता और जन भागीदारी एक ऐसी चीज है कि अगर ये 100% समाज में बैठ जाए, देश किसी राष्ट्र में बैठ जाए, तो फिर किसी भी अतिरिक्त चीज़ की ज़रूरत नहीं, सब अपने आप से शिक्षित हो जाएंगे, सब अपने आप से संभल जाएंगे। लेकिन हमारे को ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे समाज में विषमता है और सभी लोगों के अलग अलग लक्ष्य हैं, तो उनको जागरूक करने के लिए सरकार अलग अलग प्रोत्साहन चलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ई कचरा रिसाइकलिंग अभियान का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ई कचरे का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निपटान और पुनर्चक्रण। ई कचरे का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निपटान और पुनर्चक्रण। ई कचरे को सही रूप से, सुरक्षित रूप से उसका रिसाइकिल कर दो और पर्यावरण के अनुकूल का निपटान कर दो। जैसे ई कचरा है तो उससे रिसाइकिल करके दोबारा मोबाइल बनाएं, दोबारा लैपटॉप फोन्स बनाएं। और जो और कचरा है उससे, प्लास्टिक है उससे सड़क डाल दें। इस प्रकार के निपटान हो, पर्यावरण अनुकूल भी है। समाधान, ई कचरा रिसाइकलिंग अभियान का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे के बढ़ते ढेर को सुरक्षित तरीके से प्रबंधित करना और उसमें मूल्यवान संसाधनों को पुनः प्राप्त करना। प्रश्न नंबर 10, पश्मीना शॉल, डोगरा पनीर और बसोहोली पेंटिंग जिसे विरासत उत्पाद किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये सभी विरासत उत्पाद जैसे पश्मीना शॉल, डोगरा पनीर और बासोहली पेंटिंग अपनी विशिष्ट पहचान के लिए जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। इन्हें जीआई टैग प्राप्त है। 4 अक्टूबर की करंट अफेयर देखेंगे। एक प्रश्न हमारा पूछा गया है 4 अक्टूबर में महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण अभियान से। तो इसका रेफरेंस इस हिसाब से है कि महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण जो शुरुआत इस अभियान की हुई है वो किस प्रदेश से हुई है? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। अभी सितंबर में मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत की गई। महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण एक अभियान है जो कि मध्य प्रदेश के से शुरू हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्चक्रण और घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने का क्या उद्देश्य है? जो हमारे दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिज हैं जिसमें हमारे यूरेनियम, थोरियम और अन्य महत्वपूर्ण जो खनिज हुए, उनकी पुनर्चक्रण और घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने का उद्देश्य दरअसल क्या है? इसका उद्देश्य है दुर्लभ और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्चक्रण और घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देना। मतलब इसका जो उद्देश्य है वो महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण करना, अर्थात उनके एसिड से, उनके अवशेष को बार बार पुनर्चक्रित करके उनका उपयोग करना और अपनी घरेलू आपूर्ति पर ही निर्भर रहना। ऐसे नहीं कि आप उनका यूज करें और जो उनका कच्चा माल, जो उनका एसिड अवशेष बच रहे हैं उसको छोड़ दें और दूसरी जगह से, दूसरे देशों, अपने यहाँ का समाप्त करके दूसरे देशों से वो मंगाएं। तो आप उस तरीके से उसका उपयोग करें कि हम अपने घरेलू आपूर्ति के माध्यम से उनका उपयोग करते रहें। इसका उद्देश्य यहाँ पर ये है। इंडियन होम रूल सोसाइटी का संबंध किससे है? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो संबंध है, जो क्वेश्चन हमारे 4 अक्टूबर में आया है, उसका जो संबंध है वह संबंध, इसका जो सही संबंध है वो इंडियन होम रूल, जब ब्रिटिश जो शासन था वो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो इंडिया की अपनी गवर्नमेंट हो, ऐसे हमारे कुछ क्रांतिकारी नेताओं ने अपने यहाँ पर ही
अलग अलग लीग्स बनाई, अलग अलग संगठन बनाए और उसका एकमात्र उद्देश्य था स्वशासन अर्थात खुद के द्वारा शासन। उसका ये संदर्भ यहाँ पर लिया जा रहा है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो सुनी और इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।